गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड प्रियंका एंड आज मैं अग्रवाल टेक्सकॉन में आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। डीपीटी फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। ये फॉर्म किस लिए होता है, कब हमें फाइल करना होता है, क्या इसकी ड्यू डेट होती है और क्या इसमें पर्टिकुलर्स हम डिस्क्लोज करते हैं और क्या इसकी पेनल्टी कंप्लाई होती है कि जब अगर हम ये फॉर्म फाइल नहीं करते। एक एक करके हम ब्रीफली इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है यह फॉर्म और क्या रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म डीपीटी 3 किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आया। As per the provisions of the Rule 16, even in case of only the exempted deposits, the private limited companies are required to be filed the Form DPT-3. As private limited companies are not allowed to accept a deposit, therefore, practically the DPT-3 forms of the private company shall be filed for exempted deposits. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं प्रियंका, आप हमें बताएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अलाउ नहीं है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। हालांकि डीपीटी 3 फॉर्म जो फाइल करना ज़रूरी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को फाइल करना है कि भाई जो आपके एग्जम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं। एग्जम्प्टेड डिपॉजिट मीन्स कि जो डिपॉजिट तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मना किया गया है, अलाउ ही नहीं है कि हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जम्प्टेड डिपॉजिट्स की बात की गई है कि उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फाइल करेंगे। और ये भी हम चर्चा में भी लेके आएंगे कि एग्जम्प्टेड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जम्प्टेड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आती है। फिर आता है कि वाइल फाइलिंग अ फॉर्म डीपीटी 3 विच ईयर नेटवर्थ शेल बी मेंशन एट कॉलम नंबर 8 ऑफ डीपीटी 3 फॉर्म। जब हम डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारी जैसे कंपनी है अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड का ही मैंने जैसे एग्जांपल लिया, अपना आप सेन नंबर जैसे डालते हैं फॉर्म में डीपीटी 3 में प्रीफिल करेंगे तो पर्टिकुलर्स आपके इंसर्ट हो जाएंगे, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप ये जो फॉर्म फाइल कर रहे हैं एग्जम्प्टेड डिपॉजिट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। तो आप टिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि नेटवर्थ। तो नेटवर्थ के लिए नॉर्मल क्वेरी आती है कि प्रियंका अभी तो हमारा रनिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, ठीक है, तो अभी तो हमारा ऑडिट भी नहीं हुआ, बुक्स भी फाइनलाइज नहीं हुई और ऑडिट उसके बाद होगा, ठीक है। तो अगर हमें डीपीटी 3 फॉर्म की हमारी जो ड्यू डेट है, अभी उस बारे में भी आएंगे, ड्यू डेट भी मैं आपको अभी बता रही हूँ 30 जून। इसका मतलब है कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ड्यू डेट है हमारी 30 जून 2024 है। तो इट मीन्स कि अभी जब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, तो यहाँ नेटवर्थ मैं क्या फिगर डालूंगी यहाँ पर। तो बेसिकली नेटवर्थ यहाँ बताते हैं, नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, latest audited balance sheet preceding the date of return. Therefore, at the time of filing a DPT-3, whenever the latest audited balance sheet is available, the figures from that balance sheet required to be mentioned in the form DPT-3. It means क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि 23-24 का भी ऑडिट होना है, बुक्स फाइनल वगैरह होनी है। तो यहाँ जब मैं डीपीटी 3 30 जून के टाइम पे फाइल करने के लिए बैठी हूँ तो वहाँ मैं नेटवर्थ की फिगर क्या डालूंगी। नेटवर्थ की फिगर हमारी आएगी जो मेरी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मेरा ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स एंड आरओसी फाइल हो गई। इट मीन्स मैं वहाँ से जो है उसकी नेटवर्थ की फिगर उस लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से अपनी वहाँ पर फिगर डालूंगी। तो यहाँ मुझे ये कंफ्यूजन का क्लियर आउट हो गया कि जब मैं डीपीटी 3 फॉर्म फाइल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी अभी बुक्स फाइनल नहीं हुई है, ऑडिट नहीं हुआ है और जून 30 मेरी डेडलाइन दे रखी है और ऑडिट से पहले मतलब ये जून में मुझे डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क फिगर क्या डालेंगे, क्योंकि डेडलाइन तो यही है और जितना आप लेट फाइल करोगे पेनल्टी एंड एडिशनल फीस आप पे करेंगे। और पेनल्टी एंड एडिशनल फीस भी पे करना, आप ये मत मानिए कि आपने फॉर्म तो फाइल कर दिया बट यू आर डोंट गिव एक्सक्यूज दैट कि भाई मैंने फाइल तो कर दिया और उस चीज़ की पेनल्टी पे करी है, तो लेकिन आपने टाइमलाइन में नहीं फाइल किया ना। ये मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, इस चीज़ को भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न फोकस करना चाह रही हूँ कि कभी भी कोई भी कंप्लायंस हो चाहे किसी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी में हो, हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर हम पेनल्टी एंड एडिशनल फीस पे करते हैं तो हम ये नहीं माने कि भाई हमने तो फाइल कर दिया उस चीज़ की पेनल्टी पे करी, आपने नॉन कंप्लायंस तो तब भी करी है, क्योंकि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपने टाइमलाइन के अंदर अपने कंप्लायंस को कंप्लीट किया है। तो कोशिश ये कीजिए कि कोई भी कंप्लायंस है किसी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी में आपको विद इन टाइमलाइन फाइल करनी है।
फिर आते हैं कि DPT3 फॉर्म की एक्सटेंड डेट अभी तक कोई नहीं है, नॉर्मल अभी 30 जून और हमेशा सब्सिक्वेंट ईयर होता है। इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जैसे 30 जून 2024 है, लाइकवाइज 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 30 जून 2025 है, एंड सब्सिक्वेंटली वाइसा वर्सा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं कि इफ द कंपनी हैविंग एनी लोन फ्रॉम डायरेक्टर एज ऑन 31 मार्च 2024 whether such company required to file a e-form DPT3। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने डायरेक्टर से लोन लिया है एज ऑन 31 2024, अगर आपने डायरेक्टर से लोन लिया है तो क्या उसका DPT3 फॉर्म में डिस्क्लोजर करना है? यस, आपको करना है एज पर रूल 18। डजेंट मैटर फ्रॉम whom लोन इज आउटस्टैंडिंग इन द बुक। ये मैटर नहीं करता कि लोन आपने किससे लिया है, किस पर्सन से लिया है in the books of account। If there is any loan outstanding on or as on 31st March 2024, then such company needs to be filed a DPT3 form and shall disclose there। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ कंपनी हैविंग अ लोन फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग whether such company is required to be filed a e-form DPT3। किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर? लोन फ्रॉम अनदर कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक और NBFC, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, नो लोन बट एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक एक करके डिस्कस करते हैं सो एज आपके लिए इजी होगा समझना। यहाँ बात हो रही है कि अगर कंपनी ले रही है एक दूसरी कंपनी से लोन, दूसरा लोन फ्रॉम बैंक या NBFC से लोन लिया जा रहा है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिया जा रहा है, या लोन का नेचर ही नहीं है बट इट इज एन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर। तो प्रियंका यहाँ बताइए क्या कंपनी को DPT3 फॉर्म फाइल करना है या नहीं? तो as per rule 16 doesn't matter from whom the loan is outstanding in the books as on 31st March 2024 in the books of account। If there is any loan or advance amount outstanding in the books as on 31st March 2024, then you need to be disclosed in the e-form DPT3। The company needs to be filed a DPT3 form for the same। Therefore, in all the above cases are required to file a form DPT3। It means कि जब मैंने आपको बताया लोन फ्रॉम अनदर कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक और NBFC, और लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, या इट इज नॉट अ लोन, इट बीइंग अ एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ ये कहा गया है चारों चीज़ों में कि कंपनी को फाइल करना है DPT3। आपका कोई भी लोन और एडवांस अगर आउटस्टैंडिंग है बुक्स में एज ऑन 31st मार्च 2024, देन यू नीड टू बी फाइल अ DPT3 फॉर्म। फिर आ जाती है बात इसमें, इफ अ कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स in the books as on 31st March 2024, whether their amount is required to be disclosed in the DPT3 form। इसमें आता है कि as per rule 16 companies are required to mention the amount of outstanding loan or advance from the customers। it means क्या इसमें बात निकल कर आती है? The company has not taken any loan, कंपनी ने क्रेडिटर से कोई लोन नहीं लिया, और नॉट टेकन एडवांस मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स, देयरफॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इट इज क्लोज देयर इन द e-form DPT3। इट मीन्स कि आप ये कह रहे हो कि मेरा क्रेडिटर से आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एज ऑन 31st मार्च 2024, ठीक है? तो यहाँ ये निकल कर आता है कि भाई आपने कोई लोन तो लिया नहीं है, कोई एडवांस भी नहीं है आपका क्रेडिटर के लिए, तो उसका कोई भी डिस्क्लोजर नहीं जाएगा DPT3 के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट, इफ द कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग डेटर्स इन द बुक्स एज ऑन 31st मार्च 2024, वेदर देयर अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द DPT3। अब जैसा हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, प्रोविजंस ऑफ रूल 16 क्या कहता है? रूल 16 ये कहता है कि भाई इन केस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2024, द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ e-form DPT3 विद अ डिस्क्लोजर। तो यहाँ डेटर आउटस्टैंडिंग डेटर्स है मेरी बुक्स में एज ऑन 31st मार्च 2024, तो यहाँ मैंने कोई डेटर से लोन तो नहीं लिया, ठीक है? द कंपनी हैज नॉट टेकन एनी लोन और नॉट टेकन एनी एडवांस मनी फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग डेटर्स, देयरफॉर द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ e-form DPT3। तो हमें ये क्लियर हो गया अभी तक कि अगर कोई कहता है मेरे से कि मेरी बुक्स में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं या आउटस्टैंडिंग डेटर्स हैं, तो इन दैट केस अगर हमारा DPT3 फॉर्म में डिस्क्लोजर नहीं जाएगा, क्योंकि ना ही मैंने कोई लोन लिया क्रेडिटर से, ना ही कोई एडवांस है क्रेडिटर्स के लिए, लाइकवाइज ना ही मैंने डेटर से लोन लिया या कोई एडवांस मनी फ्रॉम डेटर मेरे पास है जिसका मैं डिस्क्लोजर DPT3 फॉर्म में दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ कंपनी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर,
whether such loans shall be considered as exempted deposits when you are filing a TPT3 form. तो as per the instruction kit and even as per the provisions of the Companies Act 2013, loan from shareholder, कि अभी जब हमने पहले डिस्कस किया था कि लोन अगर आप एनबीएफसी कंपनी से लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं या आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है, तो आउटस्टैंडिंग लोन है बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ऑन 31 मार्च 2024, तो डीपीटी 3 में आप डिस्क्लोज करोगे। लेकिन यहाँ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के लिए एक डिफरेंशिएट ओपिनियन प्रोविजन आ जाता है जो कंपनीज एक्ट 13 में मेंशन है। लोन अगर आप शेयर होल्डर से लेते हैं तो वो आपका डिपॉजिट कहलाता है। इसका मतलब वो आपका एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में नहीं आता। और हमने जब अभी फर्स्टली डिस्कस ही किया था तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही सीखी थी कि लोन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं डिपॉजिट्स को लेने के लिए अलाउ ही नहीं है उनको, ठीक है। तो इट मीन्स देयरफॉर वेदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम शेयरहोल्डर, दे हैव टू बी सेलेक्ट अ डिपॉजिट as a remote button and mention the detail from shareholder in that column, कि in that case इसका मतलब ये है कि तब वो आपका exempted डिपॉजिट्स में नहीं आएगा, आपको रिमोट बटन दे रखा होगा फॉर्म में, you need to select the deposit button and there disclose that कि it is an amount outstanding as a loan from the shareholder। फिर हम आते हैं कि whether it is mandatory to attach a auditor certificate in the e-form TPT3। तो इसमें हम बताते हैं कि as per the provisions of the Companies Act 13, auditor certificate is mandatory to attach in case the company has clicked on remote button the deposit or the deposits and particular not considered as deposits. In other cases, it is not required to attach a auditor certificate with TPT3। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि जहां कंपनी अगर TPT3 फॉर्म फाइल कर रही है और उस साल में उस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर उसने डिपॉजिट्स ऑब्टेन करे हैं किसी से भी, तो उस समय ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए। और डिपॉजिट्स एंड द पर्टिकुलर्स नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स, मतलब कुछ अमाउंट एज अ डिपॉजिट माना गया और कुछ एज एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट्स कंसीडर हैं, दोनों ही क्यूमुलेटिव है। और थर्ड ऑप्शन आ जाता है जहां एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट्स की बात की जाती है, द पर्टिकुलर्स नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स। नंबर 1 जहां डिपॉजिट्स है, नंबर 2 डिपॉजिट्स एंड पर्टिकुलर्स नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स। इन दोनों के केस के अंदर ऑडिटर सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच की जाएगी। अदरवाइज जहां पर्टिकुलर्स नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स या आप कह सकते हैं एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट्स, तो इन दैट केस ऑडिटर सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी टू अटैच व्हाइल फाइलिंग अ ई-फॉर्म TPT3। फिर आते हैं क्रेडिट कार्ड अमाउंटिंग रिक्वायर्ड टू मेंशन इन TPT3 कि प्रियंका अच्छा आपने ये बता दिया, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बता दिया कि आउटस्टैंडिंग अगर है तो कब उसको डिस्क्लोज करना है या कब नहीं डिस्क्लोज करना। लाइकवाइज क्रेडिट कार्ड को लेकर आए कि क्रेडिट कार्ड अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है इन द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2024, देन इट शेल बी कंसीडर्ड एज अ एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट and it shall be fall under the category of particulars not considered as deposit। तो ये आपका माना जाएगा लोन आउटस्टैंडिंग है and you need to be disclosed in the e-form TPT3। देन आता है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पेबल फॉर मोर देन 1 ईयर वेदर टू शो दिस अमाउंट इन TPT3 कि प्रियंका डायरेक्टर रेम्यूनरेशन था एज ऑन 31 मार्च 2023 पेबल बुक हुआ था एंड स्टिल ऑन 31 मार्च 2024 देयर इज अ कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, तो वेदर इट शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्टिकुलर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट कि इसको क्या TPT3 फॉर्म में डिस्क्लोज किया जाएगा। As per Rule 16, all outstanding loans and advances required to mention in DPT3 remuneration payable to director is neither a loan nor advance। कि डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो लोन के नेचर में नहीं आता। सो आप उसको पर्टिकुलर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट या एग्जाम्पल डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो रूल 16 के प्रोविजंस के हिसाब से यू नीड टू नॉट टू बी डिस्क्लोज the amount payable to the director as a remuneration even if the same amount outstanding that falls as on 31st March 2003 even as on 31st March 2024। तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि किन किन कैटेगरीज के केस में हमें DPT3 फॉर्म फाइल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम There is no change in the unsecured loans and any other loans and advances etc. in the balance sheet as on 31st March 2023 as compared to the balance sheet as on 31st March 2024. Still we need to file DPT3 कि प्रियंका as per Rule 16
बताइए आप मुझे कि अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और या अदर लोन एडवांसेस हैं 31 मार्च 2023 को अमाउंट वही आउटस्टैंडिंग सेम एज लाइक 31 मार्च 2024 में है। तो इट डजेंट मैटर लोन इज रिलेटेड टू विच पीरियड, इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2024। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख की लाइबिलिटी आपकी 31 मार्च 2023 में थी और आपने DPT 3 फॉर्म फाइल किया और आपने वहाँ डिस्क्लोज कर दिया और स्टिल वही लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2024 अनसिक्योर्ड लोन की हमारी इतनी ही है, देन DPT 3 को जो उसमें मैंडेटरी है लोन आउटस्टैंडिंग को डिस्क्लोज करना, तो पीरियड से मैटर नहीं करता। अगर 2024 31 मार्च 2024 में भी ही वही सेम अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, यू नीड टू बी डिस्क्लोज द सेम अमाउंट इन द ई फॉर्म DPT 3 फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। नेक्स्ट आता है कि whether the figures of the DPT 3 can be differ from the audited financial statements. As per Rule 16, the figures mentioned in the DPT 3 should be the audited figure. Further, one can opinion the figures of DPT 3 should be the same as mentioned in the financial statement of the company. Otherwise, it shall be considered as a non-compliance of the law. क्या यहाँ पर कहा गया? यहाँ ये कहा गया कि एज पर रूल 16 मतलब फिगर्स जो DPT 3 में होती है कहाँ से जाती हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बेसिस होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उठ के फिगर जाती है और अगर ऐसा नहीं होगा तो देन इट इज बीइंग अ केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ। फिर आते हैं कि लोन फ्रॉम द HUF ऑफ द डायरेक्टर शेल बी कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट और नॉट, कि क्या उसको माना जाएगा या नहीं। दो सिचुएशन आती है यहाँ पर, अगर आपकी HUF ऑफ डायरेक्टर्स जो है HUF शेयर होल्डर है, देन इट इज अलाउड लोन बट नॉट टू बी मेंशन इन द डिपॉजिट ओनली, रिमोट बटन 2 और 4 एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर इज ऑल्सो अ मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि जहां अगर आपकी HUF शेयर होल्डर है तो वो आपका लोन ट्रीट किया जाएगा बट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन एज अ डिपॉजिट, एंड उसमें आपको पता ही है कि ऑडिटर सर्टिफिकेट हमारा मैंडेटरी है। दूसरा केस आ जाता है कि जहाँ HUF ऑफ डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर नहीं है, देन दिस लोन इज नॉट टू बी अलाउड टू बी टेक अंडर द कंपनीज एक्ट, और अगर ऐसा हो रहा है तो देन इट इज बीइंग अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ। देयरफॉर जब वो लोन ट्रीट नहीं है तो इट मीन्स इट शैल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट, और आपको रिमोट बटन 2 और 4 में डिपॉजिट में आप क्लिक करेंगे और वहाँ ऑडिटर सर्टिफिकेट भी आप साथ में लगाएंगे। और जब HUF आपके शेयर होल्डर ही नहीं है और आप उनसे लोन ले रहे हैं तो यहाँ आप प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। द कंपनी शेल बी लायबल टू पे अ पेनल्टीज ऑल्सो फॉर द सेम एज इट इज नॉट अलाउड टू टेक अ लोन फ्रॉम द HUF हु इज नॉट द शेयर होल्डर। आई थिंक मैं हर पॉइंट पे आपको क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पर कहीं डिस्क्रिपेंसी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। वेदर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन एक्सेप्ट अ लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। अब एक बहुत अच्छी ये क्वेरी आई कि क्लाइंट्स की क्वेरी भी होती है, क्या प्रियंका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, हम लोन ले सकते हैं अपने रिलेटिव से, जो मतलब हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका एक रिलेटिव है, क्या उनसे लोन ले सकते हैं हम? तो as per the definition of the deposits, the loan from relative of the shareholder is not allowed under the Companies Act 2013। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स के रिलेटिव से आप लोन नहीं ले सकते, ये अलाउ ही नहीं है कंपनीज एक्ट 13 में, एंड शेल बी कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट एंड कंपनी इज लायबल टू पे अ पेनल्टी फॉर द सेम। तो बहुत ही क्लियर चीज़ें हुई कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि कब हम DPT 3 जब फाइल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट डिस्क्लोजर जाना चाहिए, और जब हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कहीं भी अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो और हम जो DPT 3 फॉर्म अगर गलत फाइल हो गया तो कंपनी को अपने आप रेपरकशन फेस करना पड़ेगा पेनल्टीज की वजह से। तो बहुत हम केयरफुली होकर हर चीज़ को रिव्यू करते हुए, हर एस्पेक्ट को चेक करते हुए रिव्यू करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल करें, अकॉर्डिंगली अपना DPT 3 फॉर्म हम फाइल करें। वेदर इट इज मैंडेटरी टू अटैच ऑडिटर सर्टिफिकेट इन द DPT 3, तो बिल्कुल जहाँ अगर DPT 3 डिपॉजिट्स हैं आपके, या डिपॉजिट्स एंड पर्टिकुलर्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट का केस है, तो वहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया ही कि ऑडिटर सर्टिफिकेट हमारा मैंडेटरी है, क्योंकि जहाँ जो चीज़ें प्रोविजंस में लिखी गई हैं तो वी नीड टू बी फॉलो द सेम। ओके, तो आई थिंक एंड लास्ट बीइंग मैंने आपको ड्यू डेट भी बताई कि द 30th जून ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर
तो कोई भी हम अगर कंप्लायंस करते हैं किसी भी एक्ट के अंदर, तो वी नीड टू बी एडहर टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, बिकॉज इफ वी मिस एनी provision and does filing or non does filing, it results into a non compliance of the law that leads to a penalty and additional fees under the respective law. Thank you so much for hearing me.